Hello friends, myself Jaivir Shah. I am assistant professor in mechanical engineering department at Virayathan Institute of Engineering. Bachelor's from mechanical, masters in automobile and PhD pursuing as well as patent agent. Today we are going to discuss about desirable properties of IC engine fuel, which is a topic of the syllabus from 7th semester as per the syllabus governed by Gujarat Technological University. तो सबसे पहले हमें ये सोचना है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी इंजन फ्यूल। आईसी इंजन फ्यूल की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? अगर मैं इस तरीके से बात करूंगा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि मैं क्या समझा रहा हूं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए चलिए आपको मैं ये कहता हूं कि एक अच्छे स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि वो लेक्चर को पहले समझे, फिर उसको याद करे, और या फिर लेक्चर के दरमियान अगर उसको कोई भी क्वेश्चंस हो रहे हैं तो वो उसको पूछे। अगर आपको भी लेक्चर के दरमियान कोई भी क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में। तो मैं वेट करूंगा आपकी कमेंट्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले why desirable properties are required in case of internal combustion engine। अगर हमने कोई भी फ्यूल लगा दिया यहाँ पर तो क्या होगा? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो फ्यूल आएगा कि हम कोई भी फ्यूल यूज नहीं कर सकते हैं। जो आइडिया आएगा वो ये है कि हम कोई भी फ्यूल यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जैसे फ्यूल को यूज करना या फिर न्यूक्लियर जैसे फ्यूल को यूज करना ये खतरे से खाली नहीं है। इट मीन्स कोई भी फ्यूल यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता है ड्यू टू द सीरियसनेस ऑफ द एक्सीडेंट। So this is the perfect answer for this question. Why desirable properties are required for IC engine fuel? Why we can't choose any fuel as an IC engine fuel? Because as you can see, hydrogen and some other fuels which are having higher accidental chances, or you can say it is very much difficult to store them. That's why that is undesirable. Likewise, LPG is undesirable and CNG is also desirable, but with certain number of precautions added to it. Okay. Second question is H2M. What do you mean by H2M? Now your question will be that H2M means what actually the fuel does. The fuel converts, फ्यूल करता क्या है आईसी इंजन में भाई? तो फ्यूल भाई साहब कन्वर्ट करते हैं किसको? हीट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं? अगर आप कहीं कहने जाए तो हीट एनर्जी होती क्या है एक्चुअली? हीट एनर्जी मींस केमिकल एनर्जी दैट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो हीट एनर्जी जो बेसिकली होती है वो जनरेट होती है फ्रॉम द फ्यूल। फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी जनरेट होती है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मींस वहां से पिस्टन मूवमेंट करता है, पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट मूवमेंट करता है, क्रैंकशाफ्ट से गियरबॉक्स मूवमेंट करता है, गियरबॉक्स से व्हील मूवमेंट करते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज ओ? वेरी मच स्ट्रेंज। सोचिए क्या हो सकता है ओ? ओ का मीनिंग क्या हो सकता है? फ्यूल की बात चल रही है और वो भी आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन
फ्यूल्स की बात चल रही है। तो कंबशन के लिए सबसे बड़ी जरूरियात क्या है? कंबशन के लिए सबसे बड़ी जो जरूरियात की चीज है वो है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई कंबशन हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सीजन कहां से हमें मिलेगा? ऑक्सीजन हमें मिलेगा एटमॉस्फेरिक एयर से। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होता है और उसके साथ में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ओके, तो ऑक्सीजन जो हमें मिला उसके साथ हमें केमिकली रिएक्ट करना है अपने फ्यूल को। तो इट मस्ट कंपेटेबल विथ द ऑक्सीजन। ये भी एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई फ्यूल जो है एयर के साथ अगर अच्छी तरीके से मिक्स ना हो पाए तो वो फ्यूल हम यूज नहीं कर सकते हैं एज एन इंटरनल कंबशन फ्यूल, क्योंकि वहां पर कंबशन हो ही नहीं पाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, एल जी एस। सोचिए क्या हो सकता है एल, क्या हो सकता है जी, क्या हो सकता है एस। यहां पर हम ले सकते हैं कि हम फ्यूल को किसी भी पार्ट में ले सकते हैं, मींस इन टर्म्स ऑफ किसी भी स्टेट में ले सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ लिक्विड वी कैन सिलेक्ट एनी लिक्विड फ्यूल, एनी गैसियस फ्यूल और एनी सॉलिड फ्यूल। जितनी भी चीजें हैं उसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। लकड़ा भी है, जैसे कि चारकोल है। चारकोल जो रेलवे के अंदर पहले के जमाने के रेल के अंदर, अभी तो सारी चीजें इलेक्ट्रिकली चल रही है ट्रेन ज्यादातर, बट अभी भी फिलहाल काफी काफी रूट्स पे ऐसी ट्रेन चल रही है जहां पर हम चारकोल का यूज कर रहे हैं। तो चारकोल इज अ सॉलिड टाइप ऑफ फ्यूल। सॉलिड टाइप ऑफ फ्यूल हम इंजन को दे रहे हैं, कंबशन हो रहा है और फिर इंजन चल रहा है। एज वेल एज लिक्विड टाइप ऑफ फ्यूल में तो हमारे पास एग्जांपल है ही पेट्रोल, जिसे हम केमिकली गैसोलीन भी कहते हैं, एंड डीजल। ये दोनों फ्यूल है लिक्विड टाइप में। एंड गैसियस टाइप में हमारे पास सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी चीज अभी हाल ही में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी में जाने के लिए। जहां पर भी आप देखेंगे अभी ज्यादातर देखिएगा आप कि पेट्रोल व्हीकल्स ज्यादा बिकेंगे। पैसेंजर कार्स की मैं बात कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू डीजल व्हीकल। उसका सिंपल सा मतलब है क्योंकि पेट्रोल अभी कीमत बढ़ रही है और पेट्रोल पोल्यूशन भी कर रहा है। तो हमें पोल्यूशन को भी रिड्यूस करना है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी कम करना है। और हम ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट। तो जैसे जैसे हम शिफ्ट होते जा रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी को जब हम चेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, फ्रॉम लिक्विड फ्यूल टू इलेक्ट्रिकल फ्यूल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ पर ये एनर्जी कन्वर्जन में एज अ मीडिएटर सीएनजी गैस काम कर रहा है। और सीएनजी गैस पर्टिकुलरली आप पेट्रोल इंजन के साथ लगा सकते हैं, डीजल इंजन के साथ इतना नहीं लगा सकते हैं। वो क्यों, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वैसे तो आंसर बहुत ही सिंपल है, मैंने बात बात में ये हिंट भी आपको दे दिए। बट फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि तीनों टाइप के, चाहे वो लिक्विड हो कोई भी चीज हो, आप कितनी भी चीज को देखें जिसका आप कंबशन कर सकते हैं, उस सभी चीज को आपको सोचना चाहिए कि ये आईसी इंजन फ्यूल की तरह हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर उसको यूज करना चाहिए। अगर यूज करना है तो उसमें क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये करने से होगा क्या? ये करने से हमारी डिजाइन तय होगी। बाइक में पेट्रोल की टंकी की डिजाइन करनी होगी तो वो भी हमें फ्यूल की प्रॉपर्टीज पता होगी, तब जाके हम करेंगे। यहां से हमारा आउटपुट तय होगा कि हमें आउटपुट कितना मिलेगा। अगर मैं कहूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था जहां पर हम कंपेयर कर रहे थे एसआई और सीआई इंजन को, वहां पर मैंने कहा था आपको कि एसआई इंजन में फॉर अ गिवन वॉल्यूम जो पावर होता है वो कम होता है, एंड फॉर अ गिवन वॉल्यूम पावर ज्यादा होता है सीआई इंजन में, यानी डीजल इंजन में। तो आउटपुट अगर पावर है, हमारा पावर हमारा डीजल है, तो पावर कहां से हमें ज्यादा मिलेगा? डीजल इंजन से। बट अगर हमारा आउटपुट अगर एफिशिएंसी है, थर्मल एफिशिएंसी हमें कहां से ज्यादा मिलेगी? पेट्रोल इंजन से। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंसी।
ये सारी चीजें इफेक्ट करती है, फ्यूल चेंज हो जाने से ये सारी चीजों में इफेक्ट आने वाला है। सो दैट्स व्हाई वी आर डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं कि डिजायरेबल प्रॉपर्टीज से होगा क्या। अगर हम फ्यूल की कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज रखें तो उससे हमारी डिजाइन में मॉडिफिकेशन होगी, हमारे आउटपुट में चेंजेस आएंगे, हमारी एफिशिएंसी में चेंजेस आएगा, फ्यूल कंजप्शन में चेंज आएगा। एफसी मींस फ्यूल कंजम्पशन में चेंज आएगा, रिलायबिलिटी में चेंज आएगा एंड ड्यूरेबिलिटी में चेंज आएगा। काफी टाइम हमें पढ़ने के टाइम पे ये नहीं पता होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूरेबिलिटी। तो रिलायबिलिटी यानी हम बार बार क्या उसी चीज को यूज कर सकते हैं वेदर इट इज रिलायबल और नॉट, वहां से हमें पता चलता है। एंड ड्यूरेबल यानी हम लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि अभी ऐसा ना हो जाए कि मैंने कोई हिमालय में से जाके ऐसी जड़ी बूटी निकाल के रखी है कि भाई वो 10 दिन में ही गायब हो जाएगी, उसके बाद में हम उसका यूज नहीं कर सकते। सो ड्यूरेबल होना चाहिए, लंबे देर तक हमें चलाना है उसको तो चल जाना चाहिए, ज्यादा हमें आउटपुट मिलना चाहिए, वैसा हमारे पास फ्यूल होना चाहिए। ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट जो है वो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज डिफाइन करने में हमें मदद कर रही है। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हमें क्यों डिफाइन करनी है? क्योंकि हमें ये पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करना है। एयर पोल्यूशन वेरी मच बिग कंसर्न नाउअडेज। इसको हमें कम करना है और इसको कम करने में अभी जो कन्वेंशनल फ्यूल है उससे ज्यादा नॉन कन्वेंशनल फ्यूल भी काम आ रहे हैं। जैसे कि हमने जो इंडियन इकोनॉमी है अभी वो 20% इथेनॉल एंड 80% गैसोलीन पे चल रहा है। जितनी भी बार आप पेट्रोल को फिल करवा रहे हैं तो यहाँ पर 80-20 का रेशियो रहता है। उसके हम E20 फ्यूल जनरली जो हमारे टर्म्स में कहा जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स में कहा जाता है, उस फ्यूल को हम कहते हैं E20। E20 मीन्स इथेनॉल 20% एंड गैसोलीन 80%। तो वो फ्यूल का यूज करके हम काफी पॉल्यूशन को कम कर रहे हैं। बट डे बाय डे BS1 से लेके BS6 तक हम अभी आ चुके हैं। भारत स्टेज 6 के पॉल्यूशन नॉर्म्स को हमें सेटिस्फाइड करना है जो गवर्न होते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड से, यूरो 1 2 3 4 5 6। और यूरोपियन स्टैंडर्ड भी आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी उसके साथ में आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मीन्स हमें नए नए पोल्यूशन नॉर्म्स को ठीक करना है। ठीक करना है मीन्स हमें अपने पोल्यूशंस को कम करना है। और पोल्यूशन कम करने के लिए ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल को इनिशिएट किया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से भी प्रोड्यूस होती है। तो जितनी भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उसकी अभी डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे, अगर पोल्यूशन ही कंसर्न है तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की वजह से ही आप देख पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल इतने ज्यादा पॉपुलर होंगे कि वहां से कोई भी एमिशन निकल नहीं पाएगा। सो दैट्स द अल्टीमेट एम टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। तो हमारा जो इंजन का फ्यूल होना चाहिए वो उसी तरीके से होना चाहिए कि जिसका इनपुट बहुत कम पोल्यूशन करे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैकेनिकल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि बाइक चलाने वाले या कार चलाने वाले जो भी पर्सन है, जो भी बायर है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उसका एक ही कंसर्न रहता है कि केमिकल रिएक्शन वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन फास्ट होना चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर यहाँ पर टाइम लग गया तो बाइक को स्पीड लेने में या कार को स्पीड लेने में देरी हो जाएगी, और देरी किसी को पसंद नहीं है, ना पसंद होनी चाहिए। इसी वजह से केमिकल रिएक्शंस जल्दी हो, मिली सेकंड्स में कवर हो, वैसे फ्यूल की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सो दैट इज द कंसर्न। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज देन। इंटरनल कंबशन इंजन की के फ्यूल की प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए? अभी तक हमने जो देखा कि क्यों होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, उसके आंसर निकाले। अब हम निकाल रहे हैं कि कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या प्रॉपर्टी में हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट वन इज हायर
ईडी का मीनिंग होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जितनी ज्यादा रहेगी, एनर्जी को जितना डेंस किया जाएगा उतने ही, अगर आप समझ लीजिए कि एनर्जी डेंसिटी आपने एक इंजन में, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ρ1 इज द डेंसिटी ऑफ द फ्यूल और ρ2 इज द डेंसिटी ऑफ द फ्यूल, अगर आप जब भरवाने गए पेट्रोल को और आपने भरवाया, डेंसिटी ऑफ द फ्यूल 0.7 kg पर मीटर क्यूब, 0.7 तो नहीं होगा, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो तो 0.7 होगा। और दूसरी जगह पर भरवाया वो है 0.8 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। समझिएगा, ये जो डेंसिटी वाला फ्यूल है, काफी टाइम आप समझ रहे होंगे कि जो एवरेज होती है ना कार की या बाइक की, वो आप ऐसा समझ रहे होंगे कि मैंने इस पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाया तो एवरेज कम आई और उस पेट्रोल पंप से फ्यूल भरवाया तो एवरेज ज्यादा आई। मगर आप वहां पर पावर के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सपोज एक पेट्रोल पंप है जो आपको 0.8 kg पर मीटर क्यूब का पेट्रोल प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा पेट्रोल पंप है जो आपको 0.7 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो होता क्या है कि 0.8 का मतलब है कि आपका पिस्टन जो है इंजन के अंदर उतना ही ट्रांसलेट कर रहा है, यानी उतना ही स्ट्रोक ले रहा है, उतनी ही जगह पे अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, उतना ही प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो होगा क्या कि जो एनर्जी है, यानी उसका जो वॉल्यूम है पेट्रोल का, अगर आपने डेंस पेट्रोल लिया, इसको कहते हैं हम डेंस पेट्रोल, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वही सेम पिस्टन के मूवमेंट में ज्यादा पेट्रोल अंदर आएगा, एक स्ट्रोक में ज्यादा पेट्रोल अंदर आएगा। इसी वजह से अगर आपने कहीं से, जहां पर भी डेंसिटी ज्यादा है वहां से अगर फिलअप करवाई, जनरली ये होती है 780 kg पर मीटर क्यूब, अगर यहां से आपने फिलअप करवाई और कोई और जगह पर 700 मिल रहा है, तो 700 वाला आपको एवरेज थोड़ा सा तो ज्यादा देगा ही, ये तो बात तय है। मगर आप कहीं ना कहीं पावर को कंप्रोमाइज करता देखेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत ही लॉजिकल है, अगर एनर्जी की भी डेंसिटी ज्यादा हो और मैं कहूँ कि डेंसिटी कम हो और एनर्जी डेंसिटी ज्यादा हो, ऐसा कोई फ्यूल मिल जाए तो बढ़िया है, वो हमारे लिए बेस्ट फ्यूल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि उसके जो बॉन्ड्स रहते हैं, देखिए बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है। एक्चुअली कोई भी फ्यूल हो, हमें पता है कि सॉलिड फ्यूल भी हो, अगर उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड फ्यूल हो तो अगर उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर गैस को अगर हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो फिर वो फायर करेगा, वहां पर कंबशन हो पाएगा, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने ये सारी चीजें की तो। अब देखिए कि उसमें थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग है कि सारे बॉन्ड जो है उसके, वो एक ही टेम्परेचर पे टूटने चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि थोड़ा सा छोटा सा पार्ट बच गया बीच में जो टूट ही नहीं पा रहा है, तो पूरा फ्यूल एक ही साथ में बर्न होना चाहिए। दैट इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी, दैट इज द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द आईसी इंजन फ्यूल। थर्ड वन इज लो डिपोजिशन, डिपोजिट नहीं होने चाहिए। इसको आपको समझना है तो काफी टाइम आपने भी इंजन चलाया होगा, तब जब भी हम इंजन को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हम काले काले एक पूरा लेयर बन जाता है सिलेंडर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कार्बन डिपोजिशन। तो ये जो फ्यूल होना चाहिए वो इस तरीके से बना होना चाहिए कि वहां पर डिपोजिट्स कम हो। अगर डिपोजिट्स कम रहेंगे तो फ्यूल इंजन की लाइफ ज्यादा बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंपेटिबिलिटी। इसको तो समझाने की जरूरत है क्या? कंपेटिबिलिटी मींस एक इंजन में जो यूज हो रहा है उसी वैसे ही दूसरे इंजन में यूज होना चाहिए, सो दैट इज कंपेटिबिलिटी। अगर हमने इंजन को चेंज कर दिया, जैसे कि ये पेट्रोल पंप में से कोई XYZ अगर मॉडल की बाइक आ रही है तो उसमें भी वही पेट्रोल डाला जा रहा है और दूसरे में भी वही पेट्रोल डाला जा रहा है, यानी इट इज कंपेटिबल टू ऑल द व्हीकल्स, ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्स विथ एयर, वेरी मच रिक्वायर्ड।
क्यों? क्योंकि एयर के अंदर क्या है, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन है, और कंबशन होने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। अगर ऑक्सीजन के साथ वो केमिकली मिक्स नहीं हो पाएगा, so it is very much difficult to burn it and get energy out of it, so that is the main reason behind वो मिक्स होना चाहिए एयर के साथ, that is the main objective behind this point. Okay, so mix with air. Next is easy starting. इजी स्टार्टिंग का जो फिनोमिना है ना, अगर मैं आपको अभी देखिए आईसी इंजन फ्यूल है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द एसआई स्पार्क इग्निशन इंजन फ्यूल के लिए, और सीआई के वो भी पढ़ेंगे। मगर इजी स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? अगर आपके पास डीजल गाड़ी है या कहीं पर भी डीजल गाड़ी है, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि विंटर कंडीशन के अंदर डीजल कार को स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? नंबर वन थिंग, डीजल इज नॉट वोलेटाइल फ्यूल, तो वो जल्दी से वेपराइज होगा नहीं। वोलेटाइल यानी नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन में वो वेपराइज हो जाए, इजीली वेपराइज हो जाए, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल फ्यूल। तो डीजल जो होता है वो वोलेटाइल नहीं है, तो वोलेटाइल नहीं है, और सामने से क्या होता है कि वो इंजेक्टर से इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल के अंदर, और सामने क्या होता है, एयर को गर्म करना होता है। अब आप देखिए विंटर की कंडीशन में एयर ऑलरेडी ठंडी होती है, अब उसको गर्म करेंगे तो यानी उसका पीक टेम्परेचर कम तो होगा ही, जितना प्रेशर देंगे उसके हिसाब से कम तो होगा ही, और उसके अंदर अगर हम इंजेक्ट करेंगे डीजल को तो वो बर्न नहीं हो पाएगा, और बर्न नहीं हो पाएगा इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इन दैट फैक्ट अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल वोलेटिल फ्यूल है, अगर उसको थोड़ी सी भी टेम्परेचर मिल जाए तो वो वेपराइज हो जाता है। वो वेपराइज होने की वजह से अगर ठंडी भी एयर हो तो वहां पर वो एयर के साथ मिक्स करके एयर को भी हॉट कर सकता है, और सामने कंबशन भी इजीली प्रोड्यूस कर सकता है। सो दैट इज द easy starting property is required in case of fuel irrespective of whether it is SI और CI। अगर आप कंप्रेशन इग्निशन में अच्छी तरीके से SI को इम्प्लीमेंट कर पाए तो इट विल बी अ नाइस रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट इज फायर सेफ्टी। आग नहीं लगनी चाहिए इजीली आग नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पर डिसएडवांटेज होगा एसआई इंजन को, क्योंकि पेट्रोल में इजीली आग लग सकती है, बट डीजल में थोड़ा सा एडवांटेज है, डीजल में इतनी जल्दी से इजीली आग नहीं कैप्चर कर पाएंगे। पेट्रोल में तो क्या हुआ, अगर भाप भी है आपको पता नहीं चलेगा। पेट्रोल भरवाने के टाइम पे बोलते हैं ना हम कि मोबाइल को स्विच ऑफ रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? बिकॉज पेट्रोल इज अ वोलेटाइल फ्यूल है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो वेपर है वो वेपर भी पेट्रोल टैंक से बाहर आ रही है, और अगर आपने रेडिएशंस की वजह से थोड़ा सा भी स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, थोड़ा सा भी, अगर आपने सिगरेट विगरेट पी ली या कुछ और कर लिया तो बहुत ही भयंकर आपके साथ हादसा हो सकता है। इसलिए कभी भी वहां पर माचिस की तीली या कोई भी बर्निंग पार्टिकल्स वहां पर नहीं होने चाहिए। अगर है तो वो भाप बनेगी ना, वो भाप से भी फायर कैप्चर हो सकती है और वहां से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो फायर सेफ्टी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द आईसी इंजन फ्यूल। नेक्स्ट इज लो टॉक्सिसिटी। यहां पर हम टी से टॉक्सिसिटी कर रहे हैं। टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक होगा, और टॉक्सिक का मीनिंग क्या हुआ? अगर रेफ्रिजरेशन की बात करें तो एमोनिया इज ए टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट। टॉक्सिक का मतलब हुआ अगर आप एमोनिया का यूज करेंगे रेफ्रिजरेंट में या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तो हो सकता है कि रात को आप सो जाए और सुबह सीवियर बीमारी के साथ उठे या फिर उठे ही ना। सो टॉक्सिसिटी इज द थिंग विच रिलेट्स टू ह्यूमन हेल्थ। तो ये जो यहाँ से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आपने पेट्रोल की थोड़ी सी भी भाप गले से अंदर ले ली तो वहां पर टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। अगर टॉक्सिसिटी हो गई तो प्रॉब्लम होगा। टॉक्सिसिटी जनरली यहाँ पर हम कैसे कहते हैं कि जैसे ही हम फ्यूल को बर्न करेंगे तो वहां पर दो कंडीशन होगी, एक होता है कंप्लीट कंबशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में CO2 जनरेट होता है और इनकम्प्लीट कंबशन में CO जनरेट होता है, और CO इज मोर टॉक्सिक देन द CO2। CO2 भी ह्यूमन हेल्थ को हार्मफुल कर ही रहा है, बट CO इज डूइंग सम सिवियर डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ। वी विल टेक some brief view when we are going to discuss about the pollutions and their effects on human life. Okay, that is also a part of the syllabus. Next point is
low pollution. Low pollution, yes, it is a low pollution. पोल्यूशन कम करना चाहिए, कोई भी फ्यूल हो उसको पोल्यूशन कम करना चाहिए, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट एम। अगर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो ह्यूमन हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, और ह्यूमन हेल्थ इतनी इफेक्ट हो रही है अभी ऑटोमोबाइल एमिशन से कि जीडीपी का 3% तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर लग रहा है ड्यू टू ऑटोमोबाइल एमिशन। तो ऑटोमोबाइल एमिशन इज डूइंग वेरी मच सीवियर इफेक्ट नॉट ओनली ऑन द ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो द ह्यूमन वेल्थ। स्टोरेज, देखिए इसको हैंडल करने के लिए स्टोरेज एंड अवेलेबिलिटी में कहूं कि इसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी एंड स्टोरेज में कहूंगा, जैसे कि पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल आ जा सकता है, उसको स्टोरेज किया जा सकता है इजीली, एंड पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना भी इजी है। तो पेट्रोलियम बना लिया और फिर पेट्रोलियम का डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी है। तो पेट्रोलियम की पहले तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और फिर उसका स्टोरेज भी किया जा सकना चाहिए। इट इज नॉट लाइक हाइड्रोजन फ्यूल की वहां पर हमें स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा इतना तगड़ा बंदोबस्त करना पड़ रहा है कि इनिशियल कॉस्ट ही हमारी फाइनल कॉस्ट को मैचअप करने से पहले ही खत्म हो जा रही है। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, द मेन थिंग, इकोनॉमिक इन नेचर। पैसे कम लगने चाहिए, otherwise no one is going to use such kind of fuels. So what we learned today, how much point we have covered? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 points we have covered today. आपका काम क्या है, इसमें से शॉर्ट की बनाइए। स्टूडेंट का काम है शॉर्ट की बनाइए। शॉर्ट की बनाकर आप मुझे कमेंट कीजिए वीडियो में कि आपने क्या शॉर्ट की बनाई है इन ऑर्डर टू गिव द आंसर ऑफ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द आईसी इंजन फ्यूल्स। अगर आप नीचे लिखेंगे कमेंट में तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड आपका एनरोलमेंट नंबर एंड नाम ये दोनों भी लिखना मत भूलिएगा, बिकॉज थ्रू दैट पर्पस आई कैन नो दैट विच स्टूडेंट हैव ऑलरेडी read this thoroughly in my lecture. Thank you very much and have a nice day.